नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए और यदि कोई टीचर या प्रोफेसर या अध्यापक इसको देख रहा है तो उनके लिए भी है। किसी एडमिशन को लेकर नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को लेकर नहीं है और किसी भी इंटरव्यू को लेकर नहीं है। ये वीडियो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो है पीएचडी वालों के लिए और एमफिल वालों के लिए। जो एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर जो भी शिक्षक हैं जो एमफिल पीएचडी बच्चों को करवा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, कोई लिंक नहीं दूंगा आपको। मेरा जो अनुभव है, मेरे मित्रों का जो अनुभव है और जो पिछले 2 महीने से लगातार फ़ोन कॉल, ईमेल और फेसबुक पर मैसेजेस आ रहे हैं, उन सभी का सम अप करके एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कैटेगरी अपने अनुसार डांट लीजिएगा। सबसे पहले सवाल उठता है, पीएचडी या एमफिल हम करते क्यों हैं और करवाता कौन है और हमें करने से क्या लाभ होगा और जो करवाता है उसको क्या लाभ होगा। सबसे पहला सवाल ये उठता है हमारे मन में कि एमए कर लिया हमने, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद हम कहीं पढ़ा भी सकते हैं और फेलोशिप पानी है तो हम एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। पहला तर्क होता है कि जेआरएफ होने का मतलब होता है कि आपको कुछ समय तक यूजीसी के द्वारा कुछ छात्रवृत्तियां दी जाएंगी, स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं वह दी जाएगी। उस उद्देश्य से पहला हो सकता है कि हमारा एमफिल या पीएचडी करने का उद्देश्य हो सकता है। दूसरा उद्देश्य होता है पीएचडी करने का कि आपके नाम के आगे एक डॉक्टर नामक शब्द जुड़ जाता है। जैसे कि मेरा नाम पंकज है तो डॉक्टर पंकज हो जाएगा, आपका नाम अरुण है तो डॉक्टर अरुण हो जाएगा। तो पीएचडी करने का एक मतलब ये भी होता है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है और ये डॉक्टर मेडिकल साइंस का नहीं होता है, ये डॉक्टर आपके अपने सब्जेक्ट का होता है जिस विषय पर आपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्राप्त की है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आप किसी एक ही विषय पर, याद रखिएगा, किसी एक ही विषय पर अपने जीवन के और अपने शिक्षण जीवन के 5 से 7 साल लगाते हैं। कुछ लोग 3 से 4 साल में सबमिट कर देते हैं, कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 7 साल भी लगाते हैं। तो अब आपको यह तय करना है कि आपको अपने जीवन का 3 साल, 5 साल या 7 साल एक विषय पर कार्य करना है या नहीं करना है और कार्य करने के दौरान आप क्या सीखेंगे और कार्य कंप्लीट करने के दौरान आप क्या प्राप्त कर पाएंगे और क्या दे पाएंगे समाज, सोसाइटी और कंट्री को, ये आपको तय करना है। अगली चीज, पीएचडी हम क्यों करते हैं कि जब आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिसर्च की अच्छी खासी समझ हो जाती है, शोध करने की अच्छी और बेहतरीन समझ हो जाती है, लेकिन सभी को नहीं हो पाती क्योंकि शोध करना एक चीज है और शोध में वाकई शोधरत रहकर शोध करना एक दूसरी चीज है। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 5 साल की पीएचडी को अंतिम 2 वर्षों में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 3 साल तक क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझ भी विकसित नहीं हो पाती है या फिर 3 साल तक वह यही एक धारणा बन जाती है लोगों में कि पीएचडी है, लास्ट के 2 साल में करेंगे, 3 साल तक अपना मौज मस्ती करते हैं। ऐसे भी कुछ विद्यार्थी होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अब आती है कि पीएचडी करवाने वाले शिक्षक। आजकल ऐसा देखा नहीं गया है, ये अधिकांश यूनिवर्सिटियों में देखा है और जिन भी यूनिवर्सिटियों से मैंने पढ़ा लिखाई की है, थोड़ी बहुत जो भी मेरी समझ है, शिक्षकों को विद्यार्थी कम, गुलाम ज़्यादा चाहिए। अपने मुताबिक बच्चों से अपने ही टॉपिक्स पर काम करवाते हैं। अधिकांश लोग, गिने चुने अपवाद हो सकते हैं कि बच्चों की चॉइस का टॉपिक हो और बच्चे उस पर पीएचडी या एमफिल करें। बहुत कम शिक्षक मिलते हैं ऐसे, क्योंकि टीचर्स जो पीएचडी करवाते हैं उनको अपनी थोड़ी नाक की बात आ जाती, शानों की बात आ जाती, शानो शौकत की, कि कोई विद्यार्थी या कोई शोधार्थी हमें कैसे सलाह या मशवरा दे सकता है कि मैं इस विषय पर काम करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये बहुत जगह देखा गया है। तो इस कंडीशन में जो करने वाला है शोधार्थी, पीएचडी चाहे लड़का हो या लड़की हो, वह 5 साल तक अपने मुताबिक काम नहीं करता है बल्कि अपने शोध निर्देशकों के निर्देशों के अनुसार काम करता है। यदि विद्यार्थी से हुए शोधार्थी यदि ऐसा नहीं करेंगे, चाहे बॉयज या गर्ल्स हो, तो रिसर्चर जो गाइड होते हैं वह बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं अपनी कलम का। क्या मिसयूज करते हैं? बच्चों की मासिक रिपोर्ट्स पर साइन नहीं करते हैं, जिसे प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं। बच्चों की फेलोशिप, स्कॉलरशिप के फॉर्म पर साइन नहीं करते हैं। दूसरी चीज, बच्चों का जेआरएफ से एसआरएफ होने के क्रम को वह रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। ऐसे ये 3 कंडीशन देखी गई हैं और इन कंडीशनों का डर कह लीजिए, इन कंडीशनों की वजह से कह लीजिए, बच्चे अपना मानसिक तनाव पीएचडी से बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। यानी कि
पीएचडी का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण एक शोध समाज सोसाइटी को देना। लेकिन बच्चे जब इस प्रकार के आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं और शिक्षक हो, विभागाध्यक्ष हो या डीन हो या वाइस चांसलर हो, बच्चों पर इस प्रकार के मानसिक प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तब आपको ये समझ में भी आएगा कि कितने पीएचडी स्कॉलर हैं इस देश दुनिया में जो आत्महत्याएं करते हैं। ये आत्महत्याओं का कारण पीएचडी का स्ट्रेस नहीं है, वे फेलोशिप भी नहीं है, जो मानसिक दबाव खासकर रिसर्च स्कॉलर पर उनके गाइड, विभागाध्यक्ष और एडमिनिस्ट्रेशन डालता है, वह भी इसके जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि पीएचडी मत करिए, डर तो हर चीज में होता है। आपको बीए करने के दौरान भी डर होगा, एमए के दौरान भी डर होगा, पीएचडी और एमफिल का भी डर होगा, लेकिन डर और दबाव में कुछ अंतर होना चाहिए। डर आपको कुछ गलत ना करने की प्रेरणा देता है और डर आपको ये भी सिखाता है कि यदि आप हार जाते हैं, जो हारने का डर है, तो आपको क्या क्या खोना होगा। ये डर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो दबाव होता है कि टीचर कह रहा है, आपका शिक्षक कह रहा है, जिसे आप गुरु बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, आप उसको माता पिता से ज़्यादा मान सम्मान देने लगते हैं। उस अपने पीएचडी के कार्यकाल में देश दुनिया को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों यारों को भूल जाते हैं कि आपको पीएचडी करना है, बेहतरीन स्तर का पीएचडी करके देना है, जिससे समाज सोसाइटी को कुछ नया निर्देश मिल सके। लेकिन जब ये रिसर्चर करवाने वाले टीचर, कोई शिक्षक यदि मेरी बातों को सुन रहा है, यदि इसको आहत होता है किसी चीज़ से, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मैं भी एक स्कॉलर ही हूँ, मेरा भी ये दर्द है, और मैं ये नहीं कहता कि हर विश्वविद्यालय में ऐसा देखने को मिलता है। भारत के अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो यदि मैं दुखड़ा रोने को आया, लोगों के कमेंट यदि मैंने पोस्ट करने शुरू किए, कैसा कैसा उन लोगों का दर्द है। फेसबुक पे मैंने कल पोस्ट भी किए थे, 3-4 पोस्ट किए थे, वह पोस्ट मैंने बहुत मजबूरी में किए थे, क्योंकि जब ये खबर आती है ना आपके पास मेल पे कि सर आपके एक स्टूडेंट ने, आपके एक स्कॉलर ने, आपके एक व्यूअर ने आत्महत्या कर ली है इन कारणों से, तब डर लगता है कि क्या वह पहली आत्महत्या थी उस मानसिक दबाव के कारण जो रिसर्च के गाइड के दौरान रिसर्चर को दी गई, या वह शुरुआत थी अभी। तो डर लगता है। तो शिक्षकों से निवेदन है कि गुलाम बनाना बंद कीजिए। पीएचडी करवा रहे हैं तो बच्चों के अनुसार काम करिए। आप लोग बच्चों की जो नई थिंकिंग है, जो नई सोच है, यदि आप उसको स्थान नहीं दे सकते हैं, अपने ज्ञान को यदि शिक्षक लोग बच्चों पर थोपना चाहेंगे, ये तो वही हो गया कि माता पिता अपने उम्मीदों का बोझ अपने नौनिहाल बच्चों पर डाल देते हैं। बच्चे यदि डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चे से ज़्यादा उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे, हमारे बच्चे तो दूसरे से compete नहीं कर पाए। ये कंपटीशन नहीं है, ये याद रखिए। कंपटीशन समाज व्यवस्थाओं, सोसाइटी, राजनीति ने बनाकर रख दिया है, लेकिन माता पिता हो या शिक्षक हो, ये बच्चे आपके ही हैं। आप इनसे कंपटीशन मत लीजिए। बच्चों से सहयोग की भावना से आप काम करेंगे या करवाएंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बच्चों को छोड़ दीजिए उनके सपनों के साथ, स्टूडेंट को छोड़ दीजिए उनकी कार्य प्रणाली के साथ। बच्चे कैसे रिसर्च करते हैं, किस विषय पर रिसर्च करते हैं, आपको 5 साल दिए हैं, 1 से 2 साल बच्चे को खुला छोड़ दीजिए। जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जहाँ जाकर पढ़ना है, जहाँ रहकर पढ़ना है, जिसके साथ रहकर पढ़ना है, उसको छोड़ दीजिए खुला। 2 साल कंप्लीट होने के बाद तीसरे साल में बच्चे से आप रिपोर्ट मांगिए, बच्चे से रिजल्ट मांगिए, पूछिए कि आपने 2 साल तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या विषय पर काम किया। बच्चे से रिपोर्ट मांगिए। उस तीसरे साल में चाहे वे स्टूडेंट हो या शिक्षक हो, ये दोनों डिसाइड करें कि उन्होंने 2 साल तक क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और कितने स्तर का पढ़ा है। और यही बात शोध निर्देशकों पर भी लागू होती है, पर्यवेक्षक भी लागू होती है कि आपके अंडर जो बच्चे काम कर रहे हैं उन्होंने क्या अच्छी दिशा में कुछ कार्य करा है, कुछ बेहतरीन साहित्य, कुछ लिटरेचर बेहतरीन पढ़ा है, कुछ बेहतरीन रिव्यू करे हैं या नहीं। यदि रिसर्चर को लगता है कि उन 2 साल के दौरान उनके अंडर के जो शोधार्थी हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हुए अपने अनुभव को तब शिक्षक देना शुरू करें बच्चों पर। आप पहले ही दिन से बच्चों पर ये हवा बना देते हैं कि नहीं, आप जिस विषय पर लेकर आए हैं अपने काम को करने के लिए, उस विषय पर हम तो काम नहीं करवाएंगे। एक कॉमन डायलॉग हो गया है, कॉमन संवाद हो गया है कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, आपसे पूर्व सैकड़ों लोगों ने काम कर लिया है। यदि ऐसा तर्क देते हैं ना शिक्षक लोग, तो मेरे इस जवाब का जवाब दीजिएगा। प्रेमचंद ने गोदान एक ही लिखा था, एक ही बार लिखा था। कोई और दूसरा साहित्यकार वैसा लिखने की नहीं सोच सका। जैनेंद्र ने प्रयास जरूर किया था, असफल हो गए। तो क्या
गोदान को पढ़ना पढ़ाना हम लोगों ने बंद कर दिया है। यूपीएससी तक के सिलेबस में, नेट के सिलेबस में गोदान को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। यदि गोदान पर काम बहुत हो चुका है, अब काम नहीं हो सकता है, तो गोदान जैसी रचना को पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है? धर्मवीर भारती के ऊपर काव्य हो, जैनेन्द्र के उपन्यास हो, कहानियां हो, बेहतरीन साहित्य आज भी यूजीसी के पाठ्यक्रम में, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। यदि उनको, उनकी प्रासंगिकता, उनका रेलेवेंस आज भी इस दौर में मौजूद है, तो आओ तो शोध निर्देशक ये क्यों कहते हैं कि उस विषय पर काम नहीं हो सकता है या बहुत काम हो चुका है? क्या उस विषय की समस्या का समाधान 2021वीं शताब्दी में नए तरीके से नहीं खोजा सकता है, या फिर उस समस्या, उस रचना या उस किसी भी सिद्धांत का प्रयोग आज के समय में, आज की वैश्वीकरण के दौर में हम क्या नहीं कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा सोशल साइंस के किसी टॉपिक्स पर काम करना चाहता है, क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ काम करना चाहता है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पास जिससे हम क्लाइमेट चेंज के होने वाले परिवर्तन को रोक सकते हैं, तो ऐसे आइडियाज को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है? यदि कोई बच्चा ट्राइबल स्टडीज पे काम करना चाहता है, लिंग्विस्टिक पे काम करना चाहता है, या फिर भाषा के उन लुप्त होते हुए भाषा परिवारों पर काम करना चाहता है, तो लिंग्विस्टिक साइंस में उसको स्थान यदि दिया जाता है तो साहित्य में क्यों चुप रह जाता है? तो इस चीज को समझना होगा। और अब अंत में चीज की पीएचडी करने पे मिलता क्या है। शुरू में बताया था ना, नाम पे डॉक्टर लग जाता, केवल डॉक्टर नहीं लगता है नाम के आगे, डॉक्टर तो लगता ही है नाम के आगे, लेकिन आप अपने विषय के एक फिलोसफर हो जाते हैं, एक दार्शनिक हो जाते हैं, एक चिंतक हो जाते हैं। तब कोई व्यक्ति यदि दो व्यक्तियों में कंपेयर करेगा, एक सामान्य व्यक्ति में और एक आप में, तो उस जो सवाल करने वाले की समझ बन जाती है कि इस व्यक्ति ने अपने 5 से 7 साल दिए हैं, किसी विषय पर काम किया है, एक रिसर्च निकाला है, एक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट किया है, और वह दृष्टिकोण कितना समाज उपयोगी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका निर्धारण भी उस व्यक्ति के कार्य में दिखता है। तो पीएचडी जरूर कीजिए यदि आपके पास समय है, आपके पास पैसा है और आप किसी मानसिक दबाव को झेल सकते हैं। समय, पैसा और मानसिक दबाव, ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इन सब का निचोड़ आपका धैर्य है। आप में धैर्य कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और अंत में 2 चीजें बोनस आपको बता देता हूं। पीएचडी आप जिस भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं या कर रही हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका विश्वविद्यालय हो वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जिस विषय पर काम किया है यदि वह प्लगरिज्म में आ जाता है, यानी कि साहित्यिक चोरी में आ जाता है, चाहे आपका पीएचडी सबमिट हो चुका है या सबमिट हुए 10 साल हो गए हैं, यदि उसमें आपका केस आ जाता है, रीओपन हो जाता है, तो आपका पीएचडी कैंसिल होगा, आपके डॉक्टरेट की उपाधि आपसे छीन ली जाएगी और आपकी जो चार्ज लगेगा वह अलग लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 बड़ी चीज। तीसरी चीज और सुन लीजिए कि पीएचडी तो आपने कर लिया है, लेकिन यदि आपका पीएचडी का वह सब्जेक्ट और वह डिग्री मान्य नहीं है भारत से बाहर किसी अन्य मुल्क में, तो भी पीएचडी करने का कोई लाभ नहीं है आपका। तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, और जहां से भी पीएचडी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जो अध्यादेश आते हैं, हर यूनिवर्सिटी के पीएचडी के नए नए ऑर्डिनेंस आते रहते हैं, नए नए बदलाव आते रहते हैं, उनकी जानकारी ज़रूर रखिए, पीएचडी करते दौरान भी, पीएचडी के बाद भी। और इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपने 2015 में पीएचडी कंप्लीट किया है तो 2015 में आपके ऊपर कौन सा ऑर्डिनेंस लागू होगा, और यदि आपके ऑर्डिनेंस में कुछ बदलाव हुए हैं पीएचडी के दौरान के, तो वह ऑर्डिनेंस क्या आप पे लागू होंगे या नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत से ऐसे केस आते हैं या पता लगता है कि किसी व्यक्ति की 10 साल हो गए हैं पीएचडी सबमिट करे हुए, अब उसको यूजीसी से नोटिस आता है कि आपकी पीएचडी कैंसिल हो गई है क्योंकि आपने साहित्यिक चोरी की थी या आपने गलत तरीकों, गलत टूल्स का उपयोग करते हुए अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। इन सभी बातों का, चाहे शोध करने वाले हैं या शोध करवाने वाले हैं, चाहे शोध करवाने वाले शिक्षक हों, प्रोफेसर हो या संस्थान हो, इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपने अंडर आप शोधार्थियों को रखिए, गुलाम को मत रखिए। पीएचडी करना और करवाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, और प्री पीएचडी का मतलब एमफिल भी होता है। और शोध निर्देशक ये दबाव बनाना छोड़ देंगे ना, और जो शोध करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी 1 मिनट है। सवाल करना सीखिए, और गलत है तो विरोध करना सीखिए। गलत करवाने वाले चाहे आपके शिक्षक हों या माता पिता हो या संस्थान हो, यदि विरोध नहीं करेंगे तो दबाव आप झेलेंगे। और प्रेमचंद की बात से अंत करूंगा कि जो विश्वविद्यालय, जो विद्यार्थी, जो शोधार्थी
विरोध करने की प्रवृत्ति अपने भीतर पैदा नहीं कर पाते हैं, वे ना ही विद्यार्थी हैं, ना ही शोधार्थी हैं, ना ही विश्वविद्यालय हैं। वे एक जड़ के समान हैं, एक जड़ मूर्त हैं और शमशान के समान हैं। इस बात का ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरे अपने विचार थे, कुछ दोस्तों के अनुभव थे, आपको कैसे लगे बताइएगा, और कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने तो पीएचडी नहीं किया है, वो शायद भविष्य में करने का इरादा भी नहीं है। नहीं तो 2-3 सालों से मैं भी ट्राई करता हूँ पीएचडी में, ऐसा नहीं है नहीं करा, लेकिन कितनी जगह पर किया है, एक ये बात आती है। और पीएचडी करने वाले 1 से 2 साल में पीएचडी में एडमिशन ले भी लेते हैं, लेकिन 3 से 5 साल का यदि किसी की पीएचडी में नहीं हो रहा है ना, तो समझ लीजिए या व्यक्ति में योग्यताएं नहीं है या व्यक्ति करना नहीं चाहता है पीएचडी। 2 ही कारण हो सकते हैं, या योग्यता नहीं है या फिर करना नहीं चाहता है। दोनों में से कोई भी नियम है मुझ पर जो लागू करना हो आप कर सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगले किसी और विषय के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।